नमस्कार दोस्तों, आज है 27 फरवरी और आज हम 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इसमें पहला आर्टिकल है 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला के बारे में। आपने देखा होगा ना कि जनरली तमिलनाडु जो हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी भाषा है, उसका विरोध करता है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला दे रखा है कि भैया आप अपनी मदर टंग पढ़ाइए, मतलब आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है, जैसे तमिलनाडु में तमिलनाडु है और दूसरी इंग्लिश है, वो पढ़ाइए। तीसरा आप कोई भी इंडिया की कोई भी एक तीसरी लैंग्वेज वो पढ़ा दीजिए, ठीक है? मतलब लेकिन वो लैंग्वेज इंडियन ही होनी चाहिए, भारत की लैंग्वेज होनी चाहिए। लेकिन तमिलनाडु वाले बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं पढ़ाएँगे, ठीक है? एक्चुअली क्या है ना कि आपको मैं थोड़ा इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। आप देखो थोड़ा बेसिक्स पे जाइए कि इंडिया क्या है ना, इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। इंडिया एक बहुभाषीय देश है। यहाँ पे इतनी सारी भाषाएँ बोली जाती हैं, मतलब नंबर भी सही से नहीं पता है। 1 नहीं है, 2 नहीं है, 20 नहीं, 50 नहीं है, हज़ारों लैंग्वेज है, ठीक है? ये चीज़ है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है, संविधान का जो आर्टिकल 343 से लेके 351 है, वो इंडिया में जो भाषा है, लैंग्वेज है, उन्हीं के बारे में डिस्कस करता है, ठीक है? और जो शेड्यूल जो 8 है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का शेड्यूल 8 है, उसमें 22 ऑफ़िशियल लैंग्वेज दे रखी हैं। और हुआ क्या था कि शुरुआत में ही जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तो आर्टिकल 343 में ना हिंदी को एक ऑफ़िशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। हिंदी को ऑफ़िशियल लैंग्वेज बना दिया गया था, ठीक है? और फिर थोड़ा विरोध हुआ इस चीज़ का, तो मतलब तमिलनाडु में कि भाई हिंदी ही ऑफ़िशियल लैंग्वेज है। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने, कि इंग्लिश को भी ना 15 साल के लिए ऑफ़िशियल लैंग्वेज बना दिया गया। उसको भी ऑफ़िशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया 15 साल के लिए, ठीक है? फिर और ये टाइम पीरियड कब कब से कब तक था? 1950 से लेके 65 के बीच में। लेकिन इस चीज़ का भी विरोध हुआ कि भैया 15 साल बाद हमारी जो लैंग्वेज है वो नहीं रहेगी, ठीक है? तो फिर हम लोग को हिंदी में ही पेपर वर्क करना पड़ेगा। जजमेंट हो रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, मतलब और सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है, उनमें जो भी फैसले आएँगे वो हिंदी में आएँगे, हिंदी में लिखे जाएँगे। तो इस चीज़ का विरोध किया तमिलनाडु में। फिर क्या हुआ कि इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक केंद्र सरकार एक कानून लेके आई, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, ठीक है? इसमें क्या था, इसमें ये था कि भाई इस एक कानून में इंग्लिश को अनलिमिटेड टाइम के लिए अब इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया कि भैया हिंदी के साथ-साथ अब इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज है फॉर अनंत टाइम के लिए। मतलब अब ये नहीं है कि भैया वो 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, जब तक हिंदी है तब तक वो भी है। क्योंकि वो लोग विरोध कर रहे थे। अब आपको पता है ना कि जो एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 में आई थी, तो ये चीज़ था। अब पहले एक चीज़ क्या था ना कि पहले जब ये चीज़ था ना, इंडियन जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था, उसमें ये था कि हर स्कूल में 3 लैंग्वेज और पढ़ाई जाएंगी, 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी। पहली होगी, मान लो जैसे तमिलनाडु है, ठीक है? तो तमिलनाडु में क्या होगा, पहली जो लैंग्वेज होगी वो उनकी मदर टंग हो सकती है। मदर टंग मतलब जैसे तमिलनाडु में तमिल हो गई, इंग्लिश हो गई और हिंदी हो गई, ठीक है? लेकिन तमिलनाडु ने क्या किया, तमिलनाडु ने ये जो फ़ॉर्मूला था 3 लैंग्वेज का, उसको नहीं माना। उसने बोला हम सिर्फ़ 2 लैंग्वेज ही पढ़ाएँगे, तमिलनाडु और हिंदी। सॉरी, हिंदी बोल रहा हूँ मैं, तमिलनाडु और इंग्लिश। उन्होंने बोला कि हम लोग हिंदी लैंग्वेज नहीं पढ़ाएँगे। उन्होंने बोला कि हम लोग सिर्फ़ तमिल पढ़ाएँगे और इंग्लिश पढ़ाएँगे। तो ये चीज़ था। फिर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो भैया गवर्नमेंट को इस बार जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई, तो उसको बदलना पड़ा। उसने बोला कि ठीक है, आप ये मत पढ़ाइए, आप 3 लैंग्वेज मत पढ़ाइए, हम लोग हिंदी को कंपल्सरी नहीं करते हैं। लेकिन आप 2 कोई लैंग्वेज पढ़ा दीजिए, इंडिया की लैंग्वेज। अब जैसे आप तमिलनाडु में तमिल हो गई, कर्नाटका में कन्नड़ हो गई। अब कर्नाटका वाले क्या करें, कन्नड़ के अलावा इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, उसके अलावा उनको भारत की ही कोई एक और लैंग्वेज पढ़ानी पड़ेगी। तो उसने फिर इसमें ना थोड़ा एक रेजिलियंस दिखा दी इस एजुकेशन पॉलिसी में केंद्र सरकार ने। ऑल्दो एजुकेशन एक कनकरेंट लिस्ट में आता है, जो संविधान में 7th सूची है संविधान की, उसमें लिस्ट दे रखी हैं, स्टेट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे जो राज्य सरकार है, जो राज्य हैं, वो कानून आ सकते हैं। यूनियन लिस्ट पे केंद्र सरकार कानून आ सकती है और कनकरेंट लिस्ट पे दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो ना मैं आपको एक तरह से बैकग्राउंड ही बता रहा था पूरे आर्टिकल का। अब आर्टिकल में इसमें ना इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इस आर्टिकल में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भैया जो असर रिपोर्ट आती है, एनुअल एनुअल स्टेट एजुकेशन रिपोर्ट आती है, तो उसकी रिपोर्ट है 2022 की रिपोर्ट है उसकी। उसमें दे रखा है कि भैया कक्षा 5 के, क्लास 5th के 60% स्टूडेंट ऐसे हैं, मतलब 60% छात्र ऐसे हैं जो क्लास 2 की, सेकंड क्लास की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ पाते। मतलब कोई हिंदी की टेक्स्ट बुक है, वो नहीं पढ़ पाते वो लोग, ठीक है? दूसरा, 25% बच्चे ऐसे हैं 14 से 18 साल के बीच में। 14 से 18 साल के बीच में बच्चा ना जनरली आपके 9 से लेकर 12 के बीच में होता है, ठीक है? तो 25% बच्चे ऐसे हैं जो अपनी रीजनल लैंग्वेज ही नहीं पढ़ पाते।
अपनी ही भाषा नहीं पढ़ पाते। अब बताइए 25% बच्चे ऐसे, लेकिन आता क्या है भैया, जब गिना जाता है तो बोलते हैं भाई ये लिटरेट लोग हैं। अब लिटरेट लोगों को भाई अपनी लैंग्वेज पढ़ना नहीं आता, ठीक है। और 40% बच्चे ऐसे हैं, ये रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ मैं, ये पूरा रिपोर्ट में लिखा है कि 40% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश सेंटेंस नहीं पढ़ पाते। जैसे इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा है, इंग्लिश की बुक है कोई, उसमें कोई सेंटेंस लिखा है तो वो लोग पढ़ ही नहीं पाते। 40% बच्चे ऐसे हैं, लेकिन ये 40% बच्चे लिटरेट कहलाएंगे। तो सोचो इंडिया में, हम जो लोग बोलते हैं ना कि इंडिया में इतनी लिटरेसी आ गई, इतनी आ गई, वो एक्चुअल में क्या है, फाउंडेशनल जो है ना इंडिया में, सब बेकार है, बर्बाद है, कुछ भी लिटरेसी नहीं है इंडिया में। अब इसमें जो चीज़ है वो है ये बताया गया है और दूसरा बता रहे हैं राइटर, वो समग्र शिक्षा अभियान के बारे में बता रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, समग्र शिक्षा अभियान में एक पॉलिसी आई थी, गवर्नमेंट लेके आई थी। तो उसमें क्या था कि ना केंद्र सरकार को ना राज्य सरकार को पैसे देने होते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने बोला कि हम आपको पैसे तब तक नहीं देंगे जब तक आप ना आप 3 लैंग्वेज जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, मतलब जब तक आप अपने स्कूल में बच्चों को 3 लैंग्वेज नहीं सिखाओगे। अब राइटर क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर, राइटर बोल रहे हैं कि भैया अब एक चीज़ बताइए, जब बच्चों को ढंग से 2 लैंग्वेज, बच्चों को अपनी ही लैंग्वेज पढ़ना नहीं आता है, रीजनल लैंग्वेज, जब बच्चों को इंग्लिश का एक सेंटेंस पढ़ना नहीं आता है, ठीक है, तो आप बच्चों को क्यों तीसरी लैंग्वेज पढ़ाना चाह रहे हो? जब बच्चों को अपनी ही भाषा नहीं आ रही है, हिंदी मान लो कोई बच्चा कोई उत्तर भारत का है, यूपी का है, और यूपी वाले को हिंदी नहीं आती ढंग से, आप उसको इंग्लिश सही से नहीं आ रही उसको, आप उसको और आप बोल रहे हो कि स्कूल में उसको एक तीसरी भाषा और सिखाई जाए, तो बोले वो सब फालतू बेकार का बात है, मतलब, ठीक है। अब इसमें राइटर बात करते हैं बजट की। तो इसमें राइटर ना एक चीज़ बोल रहे हैं, राइटर बोल रहे हैं भैया कि जो बजट था ना, जो बजट था 2019-20 का, 2019-20 के बजट में केंद्र सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए दिए थे, अलोकेशन किया था, ठीक है, खर्च करने का प्रावधान किया था, ठीक है। जिसमें से 15% खर्च करने थे केंद्र सरकार को, 85% खर्च करने थे राज्य सरकार को। और ये बोल रहे हैं कि भैया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का टारगेट ये है कि टोटल जीडीपी का 6% खर्च करना होगा एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये जो 3 लाख रुपए करोड़ का जो प्रावधान किया था, ये टोटल मिला के होता है 4 से 4.5% जीडीपी। मतलब आज तक इंडिया ने 4 से 4.5% जीडीपी से ज़्यादा खर्च किया ही नहीं है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्रावधान था 6% का। बोले अब खुद जो मतलब, तो राइटर बोल रहे हैं कि आप जो खुद पॉलिसी लेके आ रहे हो, अब खुद उसको नहीं मानते सही से, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर राइटर बोला भाई इंग्लिश लैंग्वेज तो पढ़ा भी सकते हो आप, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का फ़ायदा है, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। बच्चा जब पढ़ेगा, अगर इंग्लिश सीखता है तो उसको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन खुल जाते हैं उसके लिए। फिर राइटर इसी में बोल रहे हैं कि 2011 का जो सेंसस था, उसमें 26% लोग ऐसे थे जिनको 2 भाषाएँ आती थी। 26% बच्चे, बच्चे बोल रहा हूँ मैं, मतलब कोई भी बच्चे हो जवान हो, मतलब 26% लोग ऐसे थे जिनको 2 लैंग्वेज आती थी। और यही आंकड़ा ना बढ़ जाता था 44% तक, जब हम बात करते शहरों की, मतलब शहरों में 44% लोग ऐसे हैं जिनको 2 भाषाएँ आती हैं, और गाँव में 22% लोग ऐसे हैं जिनको 2 भाषाएँ आती हैं। और वहीं पे अगर हम 3 लैंग्वेज की बात करें तो ऑन एन एवरेज 7% लोग ऐसे हैं जिनको 3 भाषाएँ आती हैं। 7% लोगों को 3 भाषाएँ आती हैं, मतलब ये चीज़ है। और अगर यही आंकड़ा बढ़ के 15% हो जाता है जब वो शहरों में पहुंच जाते हैं, और गांव में 5%। तो ये सब आंकड़े हैं, ठीक है। अब राइटर को सजेशन दे रहे हैं कि भैया सरकार को चाहिए कि फंडिंग बना रखें, मतलब राज्यों के लिए, राज्यों को ऑटोनॉमी दें जिससे वो अपने अनुसार काम कर सकें, अपने अनुसार उनको ये अधिकार होना चाहिए कि भाई उनको बच्चों को कौन सी लैंग्वेज सिखानी है, कौन सी लैंग्वेज नहीं सिखानी है। तो ये राइटर का सजेशन है। ये आर्टिकल यहीं खत्म होता है। मतलब बेसिकली आर्टिकल ये था, एक तो ये कि तमिलनाडु नहीं चाहता कि हम लोग हिंदी लैंग्वेज, अपने बच्चों को तमिलनाडु में तमिल बच्चों को हम लोग मतलब हिंदी लैंग्वेज सिखाई जाए, ठीक है। वो चीज़ है, वो सिर्फ इंग्लिश और तमिल ही सिखाना चाहता है। पहला चीज़ ये है। दूसरा ये कि वो अपनी लैंग्वेज को लेकर काफ़ी प्रदर्शित है तमिलनाडु, ठीक है। तीसरा इसमें टॉपिक बेसिकली ये था, असर रिपोर्ट। असर रिपोर्ट में जैसे आपने देखा कि 60% बच्चे कक्षा 2 की सेकंड की क्लास की बुक नहीं पढ़ पाते, 25% बच्चों को रीजनल लैंग्वेज नहीं आती पढ़ना, और 40% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश का एक सेंटेंस तक नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब अगला इसमें टॉपिक है, वो है मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में। मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में एक चीज़ समझिए कि 1961 में ना, 1900 ये मैटरनिटी बेनिफिट वाला कंसेप्ट है इंडिया में 1961 में ही आ गया था। 1961 में एक कानून आया था, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मतलब कानून आया था। तो उसमें क्या था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, देखिए ये समझिए, जैसे जो जॉब्स होती हैं कॉर्पोरेट वाली, गवर्नमेंट जॉब होती हैं,
ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है। क्यों? क्योंकि एक एक सिक्योरिटी होती है इन लोगों को कि भैया इनकी जॉब है, वो सिक्योर है, वो इतने टाइम से इतने टाइम के लिए जॉब करेंगे, इतने पैसे इनको मिलेंगे, ठीक है, इनको ऐसे ही कोई उठा नहीं सकता। तो उनको एक सिक्योरिटी है, इसलिए उनको बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, मतलब कोई एजुकेशन फील्ड में काम कर रहा है, ठीक है, तो वो मतलब गवर्नमेंट एजुकेशन फील्ड में काम कर रहा है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वहाँ पे एक गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वो पूरा सिस्टम चलाती है। तो इस तरह से तो इसमें क्या था कि 1961 में जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया था, उसमें ये था कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको पेड लीव दी जाएगी। मतलब वो उनको छुट्टी दी जाएगी 12 हफ्तों की। 12 हफ्ते लगभग हो जाता 3 महीने, ठीक है। 12 हफ्ते मतलब 3 महीने, 1 महीने में 4 हफ्ते ऑलमोस्ट होते हैं, तो 12 हफ्ते में 3 महीने की छुट्टी मिलेगी उनको, और 3 महीने के पैसे नहीं काटे जाएंगे, उनको 3 महीने के पैसे दिए जाएंगे। ये प्रावधान था। फिर राइटर बोल रहे हैं ना कि ये जो स्कीम थी ना, वो सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए थी। फिर एक कानून लेके आते हैं सरकार 2013 में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसमें उन सभी महिलाओं को जो प्रेग्नेंट है उनको शामिल किया गया। क्योंकि इस सेक्टर में सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो महिला काम कर रही है, मान लो कोई टीचर है, कोई बैंकिंग सेक्टर में काम कर रही है, कोई साइंटिस्ट है, तो उनको ही बेनिफिट मिलता था। जो लोग मान लो मजदूरी कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कोई बिल्डिंग में बन रही है वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको यहाँ इसमें सुविधा नहीं थी। उसमें उनको इसमें इस स्कीम से कोई फ़ायदा नहीं मिलता था। इसलिए सरकार ये वाली स्कीम लेके आई, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। इसमें क्या था कि हर बच्चे को ना 6,000 रुपये, हर बच्चे को 5,000 रुपये का, सॉरी 5,000 रुपये देने का प्रावधान था। सॉरी 6,000 ही का था, इसमें 6,000 का था, ठीक है। ये आई थी 2013 में। इसमें ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर में जो महिलाएं होती हैं उनको दोनों को इंक्लूड किया गया था, दोनों को बेनिफिट दिया जाता है। फिर जब मोदी गवर्नमेंट आती है, सरकार बदलती है, तो फिर उसके बाद एक नई स्कीम आती है 2017 में। जो स्कीम थी पीएम मातृ वंदना योजना। क्या थी? पीएम मातृ वंदना योजना। इसमें क्या होता है कि जो महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वीमेन है, उनको 26 वीक की पेड लीव दी जाती है। 26 वीक के लिए पेड लीव दी जाती है, ठीक है। और 5,000 रुपये दिए जाते हैं, 5,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। अब ये पता है 26 की जो पेड लीव है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की महिलाओं के लिए है, और जो 5,000 रुपये है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की महिलाओं के लिए। ये है मतलब कोई महिला अगर टीचर है तो और उसको प्रेग्नेंट है वो, तो इस स्कीम के अंतर्गत उसको 26 हफ्ता तक 26 हफ्ते तक वीक तक उसको पेड लीव दी जाएगी, ठीक है। लेकिन कोई अगर फार्म सेक्टर में और वो प्रेग्नेंट है तो उसको 5,000 रुपये दिए जाएंगे पर चाइल्ड। पर चाइल्ड मतलब सिर्फ पहले बच्चे के लिए, सिर्फ पहले बच्चे के लिए पैसे दिए जाएंगे, दूसरे बच्चे के लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ था कि विरोध हुआ था इस स्कीम का, तो सरकार ने बोल दिया अगर दूसरा जो बच्चा है ना वो लड़की है तो फिर इसको 5,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सरकार ने थोड़ा बदल दिया इसको, ये चीज़ था। इसमें बोल रहे हैं ना कि सरकार क्या करती है ना, सरकार के संग दिक्कत ये है कि पूरा ना इस स्कीम का ब्यौरा नहीं देती, पूरा इस स्कीम के बारे में जानकारी देती नहीं है सरकार। और इनफैक्ट जब आरटीआई एक्ट के थ्रू भी जानकारी लेना चाहोगे ना, आरटीआई एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 4, उसमें दे रखा है कि भैया सरकार को अपने से ही, खुद से ही प्रोएक्टिवली अब जो इन्फॉर्मेशन है स्कीम के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, वो रिवील कर देनी चाहिए, बता देनी चाहिए। लेकिन सरकार नहीं करती। लेकिन जब किसी ने पिटीशन डाली और स्कीम मांगी भी, तो इस सरकार ने 2019-20 का आंकड़ा दिया, 2019-20 का आंकड़ा। उसमें क्या था आंकड़े में कि भैया सिर्फ इस स्कीम के अंतर्गत 2017 में जो स्कीम आई थी मातृ वंदना योजना, इस स्कीम के अंतर्गत सिर्फ 36% महिलाओं को फ़ायदा मिला है। मतलब सिर्फ 36% महिलाओं को बेनिफिट मिला है, 64% महिलाओं को बेनिफिट मिला ही नहीं है, जो प्रेग्नेंट थी उन्होंने बच्चों को जन्म दिया। तो ये बताइए इस स्कीम में से क्या फ़ायदा, मतलब 36% महिलाओं को ही बेनिफिट मिला है, ठीक है। और ये जो फ़ायदा अगर 2022 को छोड़ दो आप, तो ये जो आंकड़ा है वो नीचे गिरता ही गया है, वो कम होता गया है, ये चीज़ है इसमें। अब इसमें राइटर बोल रहे हैं कि भैया देखिए, राइटर बोल रहे हैं कि 2023-24 में ना, 2023-24 में सरकार ने इस स्कीम के लिए सिर्फ 870 करोड़ रुपये बजट में दिए थे, सिर्फ 870 करोड़ रुपये। और जब स्कीम ये लॉन्च जब स्कीम का पहली साल थी ना, तब इसको ना 2500 करोड़ रुपये दिए थे, 2,500 करोड़ रुपये दिए थे। तो सोचो सरकार ने पैसा खुद ही कम कर दिया, सरकार खुद ही इस स्कीम के लिए सीरियस है ही नहीं, सरकार खुद ही इस स्कीम को सही से नहीं चला रही है। तो ये चीज़ है। और राइटर बोल रहे हैं ना कि अगर जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें से अगर 90% बच्चों को भी 5,000 रुपये देने हैं, तो उसके लिए कम से कम हर साल ना 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे सरकार को। और सरकार कितना दे रही है? 870 करोड़ रुपए। अब सोचो कहाँ 870 करोड़ और कहाँ 12,000 करोड़, मतलब कोई मतलब रेशियो ही नहीं बनता। तो यही चीज़ है कि सरकार खुद ही पैसा अलोकेट नहीं करती, पैसा देती नहीं है, तो कहाँ से मतलब उन महिलाओं को 5,000 रुपये दिए जाएंगे, और जिनको मिल रहा है वो भी सिर्फ 36% है। अब इसमें राइटर और भी चीज़ बोल रहे हैं, जैसे राइटर बोल रहे हैं कि उड़ीसा को देखिए, उड़ीसा में ना 10,000 रुपये पर बच्चे दिए जाते हैं,
प्रेग्नेंट वीमेन को 10,000 बच्चे दिए जाते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो। उड़ीसा में, तमिलनाडु में 18,000 रुपये दिए जाते हैं, तमिलनाडु 18,000 रुपये, ठीक है। और कवरेज देखो, यहाँ पे कवरेज कितना था 36%, और यहाँ पे उड़ीसा में जब पैसे दिया जा रहे 10,000 रुपये, तो यहाँ पे कितने लोगों को दिया जा रहा है, कितनी महिलाओं को दिया जा रहा है, 64% महिलाओं को। यहाँ पे सिर्फ 36% था। और तमिलनाडु में कितनी महिलाओं को दिया जा रहा है, 84% महिलाओं को। तो मतलब सरकार ना खुद ही पॉलिसी लॉन्च तो करती है, नाम बदल देती है। जैसे पहले पॉलिसी 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उसका नाम था नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट, उसको बाद में बना दिया गया और पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम के नाम पे। कुछ नहीं किया, इनफैक्ट पैसे कम कर दिए, 6,000 से 5,000 कर दिए, ठीक है। उसमें भी सिर्फ पहले बच्चे को दिया जा रहा है, दूसरे बच्चे को तभी दिया जाएगा जब वो लड़की हो। तो ये भी देखिए डिस्क्रिमिनेशन कर रही है सरकार खुद। दूसरा, पैसा अलोकेट नहीं कर रही है, पैसा ही नहीं दे रही है, 870 करोड़ दे रही है बस बजट में, और चाहिए कितने, 12,000 करोड़ रुपये। और यहाँ पे स्टेट देखिए, राज्य देखिए, राज्य दे रहे हैं 10,000 रुपये हर बच्चे के लिए, और 18 रुपये तमिलनाडु के द्वारा। तो बहुत प्रॉब्लम है। अब इसमें जो राइटर हैं वो बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की, किस तरह से ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो महिला काम कर रही हैं उनके बीच में ही भेदभाव होता है, उनके बीच में ही भेदभाव हो रहा है। तो जैसे बोल रहे हैं भाई, ऑर्गेनाइज सेक्टर में महिलाओं को 26 वीक की, अब 26 वीक मतलब समझिए कि 26 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, 26 को 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 चौको 28, ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी 7 से नहीं, 26 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, तो आप देखोगे कि 4 6 24, ठीक है, और 0.5, लगभग 6.5 महीने का सरकार मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में महिलाओं को पेड लीव दे रही है। पेड लीव मतलब वो काम नहीं करेंगे अगर वो प्रेग्नेंट है, और उनको पैसे दिए जाएंगे। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जो महिलाएं किसी लेबर में काम कर रही हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रही हैं, लेबर के रूप में खेतों में काम कर रही हैं, तो उनको सिर्फ 5,000 रुपये दिए जाएंगे। तो यही है कि सरकार भाई मतलब कुछ भी नहीं करना चाह रही, सरकार पॉलिसी लेके आती है लेकिन खुद ही उसमें ना पैसे दे रही है और ना ही कवरेज उसको कवर कर रही है पूरा, सिर्फ 36% महिलाओं को फायदा मिल रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल था। इसमें तो अगला टॉपिक है बेसिकली वो है ट्रंप के बारे में, और पूरी एक जो ना जब से इंडिया यूरोप के रिलेशनशिप के बारे में, उसके बारे में टॉपिक है। तो राइटर बोल रहे हैं कि जब से ट्रंप आए ना, तो ट्रंप क्या कर रहे हैं, जब से ट्रंप आए, ट्रंप रशिया के साथ अपने रिलेशन अच्छा करना चाह रहे हैं। ट्रंप रशिया के जो ऑफिशियल्स हैं पुतिन, उनके साथ बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है फॉर रशिया, इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है बिटवीन रशिया एंड यूएसए और बिटवीन रशिया एंड चाइना, वो सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि फिर राइटर बोल रहे हैं इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इंडिया को चाहिए कि इंडिया अपने जो रिलेशन है ना वो यूरोपियन यूनियन के साथ अच्छे बनाए, ठीक है। तो राइटर बोल रहे हैं कि देखिए अगर ट्रंप ना रसिया के साथ रिलेशन अच्छे कर लेगा, तो चाइना से वो ट्राई करेगा कि रसिया को चाइना से अलग कर दो। ट्रंप क्या करेगा, ट्रंप ट्राई करेगा रसिया को चाइना से अलग कर दो। अब अगर चाइना, और फिर अगर ट्रंप मान लो चाइना के साथ कोलैब करता है, तो फिर चाइना को वो ऑल द वे वीक करने की ट्राई करेगा, ठीक है। मतलब ये है कि वो अपना डोमिनेंस बनाए रखना चाहता है वर्ल्ड में, ग्लोबली। तो ये चीज़ है। और कहीं ना कहीं यूरोप अब तो जैसे राइटर बोल रहा है कि जो ट्रंप की पॉलिसी है, ट्रंप पहले बात करते थे फ्री ट्रेड की, अब लेकिन ट्रंप बात करते हैं प्रोटेक्शनिज्म की, ठीक है। पहले अभी तक क्या था कि एक 1990 के बाद भी इंडिया में भी ये चीज़ था भाई, फ्री ट्रेड लेके आओ। जो ट्रेड है ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में, वो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी टैरिफ, विदाउट एनी प्रॉब्लम वो चलता रहे, और जो फ्री ट्रेड है वो बना रहे, ठीक है। लेकिन अभी जो अमेरिका है, अमेरिका बात कर रहा है अमेरिका फर्स्ट की, ठीक है, टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, टैरिफ लगा दी कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर, चाइना के ऊपर, ठीक है। प्रोटेक्शनिज्म की बात कर रहा है, डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उनको बचाने की बात कर रहा है। तो ये चीज़ है। तो मतलब इसमें ना पूरा जो राइटर है वो यही बोल रहे हैं कि भाई इंडिया सिर्फ ना तो राइटर यही बोलना चाह रहे हैं कि भाई इंडिया ना तो पूरी तरह से रशिया के ऊपर डिपेंड कर सकता है, ना ही चाइना के ऊपर, ना ही अमेरिका के ऊपर, क्योंकि अमेरिका पॉसिबली हो सकता है कि अमेरिका रशिया की दोस्ती हो जाए या अमेरिका चाइना की दोस्ती हो जाए, तो इंडिया तो कहीं का नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि भाई फिर राइटर बोल रहे हैं कि इसी वजह से इंडिया को चाहिए कि इंडिया अपनी जो रिलेशनशिप है वो जो यूरोप में जो यूरोप कमीशन, यूरोपियन कमीशन है, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, उनमें जो कंट्रीज है उनके साथ बेटर करे, ठीक है। उनके साथ एफटीए साइन करे, उनके साथ ट्रेड डील करे, उनके साथ टेक्नोलॉजिकल डील करे। जैसे फिर एक हिस्ट्री बताई है राइटर ने इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन के बारे में। राइटर बोल रहे हैं कि 2004 में ना 2004 में ही इंडिया और यूरोप के बीच में ना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हो गया था, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। लेकिन फिर 2010 आता है, धीमे धीमे एफटीए की बात होना शुरू हो जाती है, लेकिन कभी एफटीए साइन हो नहीं पाता है, ठीक है। एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये चीज़ है। फिर बोले ना चाइना, जो यूरोप है, यूरोप इसकी वजह से क्या होता है कि चाइना के साथ अपने ट्रेड रिलेशन बना लेता है, उसकी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर हो जाती है। फिर इंडिया को रियलाइज़ होता है कि उनका जो रेगुलर समिट पहले होते थे यूरोपियन यूनियन के साथ, वो उनको कंटिन्यू करने चाहिए। फिर 2016 में
उनका सबमिट होता है, ठीक। धीमे धीमे 2022 में वो बात अभी पिछले 2-3 साल पहले से ही ना एफटीए के बारे में बात होना बहुत शुरू हुआ है कि भाई एफटीए साइन कर लो, एफटीए साइन कर लो। इंडिया ने बोला है यूरोपियन यूनियन से एफटीए के ऊपर साइन कर लो और ट्रेड डील करो, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर चीज़ें और भी हैं, जैसे जो बोल रहे हैं ना कि इंडिया और मिडिल ईस्ट एक यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके ऊपर भी बात हुई है। लेकिन वो भी अभी अब जब से यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुआ है, जब से इजराइल और हमास और जो ईरान वगैरह इनका युद्ध चल रहा है, तो फिर ये भी रुक गया। तो मतलब यही है कि राइटर यही बोल रहे हैं कि भाई इंडिया को ये चाहिए कि अपनी फॉरेन पॉलिसी में किसी एक कंट्री को ज़्यादा, सारी जो कंट्री ना सबको बराबर इंडिया को तवज्जो देना पड़ेगा, ये चीज़ है। सो यही खत्म होता है। थैंक यू।